हेलो गाइस फिर से आज मैं एक और वीडियो के साथ हूँ। बढ़िया सी वीडियो है, इसको ध्यान से देखना। और जब मैं इसको हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ तब आपको भी दिमाग लगाना है साथ में कि क्या क्या आना चाहिए। इसी से आपकी इंग्लिश और भी स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं हमेशा की तरह कि क्या लिखा है। पहले, एक लड़का मेरे घर के बराबर में एक मकान था, उसमें रहता था। वो हमेशा कुछ बड़ा करना चाहता था। फिर उसने सोचा कि वो एक अभिनेता बनेगा, मगर फिर उसे कैंसर हो गया और इसलिए उसको अपना ये सपना छोड़ना पड़ा। 6 महीने के इलाज के बाद वो सही हो गया। फिर वो अपने सपने को पाने के लिए मेहनत करने लगा। ठीक है, ये सिंपल सा है। और ये जो है, ये ऊपर ये मकान लिखा हुआ है, लिखना भूल गया था तो अलग से लिखना पड़ा। ठीक है, चलिए अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो फिर से पहली लाइन पढ़ते हैं। एक लड़का मेरे घर के बराबर में एक मकान था, उसमें रहता था। सो आ बॉय यूज्ड टू लिव इन आ हाउस हाउस नेक्स्ट टू, इसको ना ऐसे लिखते हैं, इसको एक मिनट, इसको यहाँ से हटा के, विच वॉज नेक्स्ट टू माइन। ठीक है, समझ नहीं आया? नहीं आया तो मैं बताता हूँ क्या है। आ बॉय यूज टू लिव इन आ हाउस, इसका मतलब है एक लड़का यूज टू का मतलब हम तब यूज़ करते हैं जब हमें बताना हो कि कुछ करता था पहले। जब बात आ रही है ना, करता था, रहता था, खाता था, इस चीज़ों के लिए हम यूज्ड टू लगा देते हैं। और अगर आपको यूज टू नहीं लगाना है तो इसका दूसरा तरीका हो सकता था कि हम यूज टू ना लगाकर हम यहाँ पे लिव्ड लिख देते। लिव्ड, जैसे यहाँ पे लिव है तो ई डी और लगा देते, तो फिर ये तीनों चीज़ें हट जाती हैं। यूज टू लिव की जगह खाली ये हो जाता अ बॉय, ये हो जाता अ बॉय लिव्ड इन अ हाउस। तो इससे क्या होता है, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये भी चलता है। और हम चाहें तो लिव्ड ना लिखकर हम लिखते पूरा अ बॉय यूज टू लिव इन अ हाउस। ठीक है, अब कौन सा हाउस? विच वॉज नेक्स्ट टू माइन, यानी कि विच का मतलब जो कि, वॉज था, नेक्स्ट टू का मतलब होता है बराबर में। ठीक है, क्योंकि ये बराबर की बात कर रहा है तो नेक्स्ट टू का मतलब बराबर में यानी बगल में। तो नेक्स्ट टू माइन का मतलब मेरा घर। ठीक है, तो ये हो गया अ बॉय यूज टू लिव इन अ हाउस, उस एक घर में रहता था जो कि था मेरे बराबर में। ठीक है, ये हो गया। सो गाइस, बैटरी डाउन होने लगी थी तो मुझे चार्जिंग पे लगाना पड़ा। चलिए शुरू फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो कहाँ तक पहुँच गए थे हम? रहता था, हाँ ठीक है, रहता था। वो हमेशा कुछ बड़ा करना चाहता था, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ही ऑलवेज। अब यहाँ पे वांट नहीं आएगा, क्या आएगा? वांटेड, सेकंड फॉर्म। क्यों? क्योंकि पास्ट की बात चल रही है, वो हमेशा करना चाहता था। तो ही ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग। अभी देखना यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है कुछ अलग, कुछ विशेष, कुछ बहुत बड़ा, कुछ अलग ही चीज़ है ना। तो इनके लिए हम, इसके लिए हम लगाते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ही ऑलवेज वांटेड, वो हमेशा चाहता था, टू डू करना, समथिंग कुछ, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। ठीक है, यानी कि कुछ बहुत बड़ा। फिर उसने सोचा कि वो एक अभिनेता बनेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे देन ही, यहाँ पे लिखा है सोचा, हम इसको ना लिखते हैं, हम इसको कहेंगे डिसाइड। डिसाइड किया, डिसाइड ज़्यादा सही शब्द रहेगा। हिंदी में तो सोचा चल जाता है लेकिन इंग्लिश में डिसाइड ज़्यादा अच्छा रहेगा बोलना। देन ही डिसाइडेड, देन ही डिसाइडेड टू बिकम एन एक्टर। ठीक है, एक्टर, अभिनेता को एक्टर कहते हैं, पता ही है सभी को, और अगर नहीं पता है तो अब पता चल गई। ठीक है, तो ये हो गया देन ही डिसाइडेड टू बिकम एन एक्टर। चलिए, बिकम का मतलब बनना और एक्टर तो पता ही है। डिसाइड का मतलब उन्हें डिसाइड किया, उन्होंने सोचा कि अब ये मेरे को करना है। फिर उसे, हाँ, मगर फिर उसे कैंसर हो गया। तो मगर के लिए तो सिंपल लेकिन, यानी कि बट,
मगर मतलब बट ही गॉट कैंसर। देखिए दोस्तों, जब भी हम बीमारी की बात करेंगे कि उसे वो हो गया, इसे हो गया, तो हम अगर हो गया, होने वाली फीलिंग आ रही है, एक तो है कि है पहले से ही, और एक है कि हो गया। तो जब होने की बात आए ना, तो हम ही गॉट लगा देंगे। गॉट यानी कि हो गया, वैसे तो गेट होता है, लेकिन सेकंड फॉर्म आएगी। सेकंड फॉर्म इसलिए आएगी क्योंकि हम बात पास्ट की कर रहे हैं। तो बट ही गॉट कैंसर यानी कि उसे कैंसर हो गया। चलिए जी, ये भी हो गया। और इसलिए उसको अपना ये सपना छोड़ना पड़ा। तो लिखेंगे दैट्स वाई। इसलिए के लिए हम लगाते हैं दैट्स वाई। ये जो वर्ड हैं दोनों बहुत चलते हैं। इसलिए को हम इंग्लिश में कहते हैं दैट्स वाई। दैट्स वाई ही, दैट्स वाई ही, क्योंकि बॉय है तो ही आएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ है, जब हमें कुछ करनी पड़ती है ना, मतलब हमारी मजबूरी बन जाती है करना, तो हम हैव टू, हैज़ टू या हैड टू लगाते हैं। अब हैव आएगा, हैज़ आएगा या हैड आएगा, ये डिपेंड करता है सेंटेंस क्या है। अब जैसे यहाँ पे जो सेंटेंस है, यहाँ पे हमें पास्ट की बात कर रहे हैं कि उसको अपना सपना छोड़ना पड़ा, यानी कि पहले की बात कर रहे हैं। तो जब छोड़ना पड़ा, जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हमें हैड टू लगाते हैं। यानी कि अगर अगर आपको कुछ करना पड़ा, पास्ट में करना ही पड़ा, मजबूरी थी, तो आप कहेंगे हैड टू। जैसे आपको कहीं जाना पड़ा तो आप कहेंगे आई हैड टू गो। ठीक है, तो इसको अपना सपना छोड़ना पड़ा, यानी कि ही हैड, यहाँ पे लिखेंगे हैड टू। यहाँ पे हम ड्रॉप यूज़ करते हैं, ही हैड टू ड्रॉप हिज ड्रीम। ठीक है, ये हो गया। ड्रीम का मतलब सपना, पता ही है। ड्रॉप का मतलब छोड़ देना। तो उसने, उसको अपना सपना छोड़ना पड़ा, उसकी मजबूरी बन गई। तो दैट्स वाई ही हैड टू मतलब मजबूरी, हैड टू ड्रॉप हिज ड्रीम, इसको अपना सपना छोड़ना पड़ा। फिर क्या है, 6 महीने के इलाज के बाद, आफ्टर, यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर 6 months ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, 6 months ऑफ ट्रीटमेंट, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है ये, सही करता हूँ इसे। तो 6 months ऑफ ट्रीटमेंट, फिर क्या है, इलाज के बाद, वो 6 महीने के इलाज के बाद वो सही हो गया। तो आफ्टर 6 months ऑफ ट्रीटमेंट वो सही हो गया, यानी कि इसे हम लिखेंगे ही। फिर से यहाँ पे जब सही होने की बात है तो हम गॉट लगा देंगे, ही गॉट वेल। सही के लिए हम लगा देते हैं वेल। जैसे कई बार हम विश भी करते हैं किसी को, मान लो कोई बीमार है, उसको हम कहते हैं ना गेट वेल सून, गेट वेल, गेट वेल। तो गेट वेल का मतलब ये होता है कि सही हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ फिर से जैसे पहले थे। तो हमने लिखा आफ्टर 6 months ऑफ ट्रीटमेंट ही गॉट वेल। ठीक है, फिर क्या है, जैसे आपने 3 इडियट्स में भी सुना होगा ऑल इज़ वेल, तो वहाँ पे इसका मतलब ये होता है ऑल इज़ वेल मतलब सब कुछ सही है, अच्छा है। तो फिर ये सही हो गया, ही गॉट वेल। फिर वो अपने सपने को पाने के लिए मेहनत करने लगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे देन ही, बॉय है ही आएगा, देन ही, और फिर के लिए आता है देन। तो देन यानी कि फिर, ही यानी कि बॉय, देन ही स्टार्टेड। जब हम कुछ काम करने लगते हैं और बात हो रही है पास्ट की, तो हम स्टार्ट नहीं स्टार्टेड लगाएंगे, सेकंड फॉर्म। ठीक है, क्योंकि बात ये सारी पास्ट की चल रही है तो हम स्टार्टेड लगाएंगे। देन ही स्टार्टेड। ठीक है, फिर क्या है, देन ही स्टार्टेड। अब यहाँ पे मेहनत करने को कहते हैं वर्क हार्ड, लेकिन हमेशा याद रखना, पहले लिख देता हूँ वर्क हार्ड। मेहनत करने को कहते हैं हम वर्क हार्ड। जैसे किसी कहेंगे मेहनत करो तो हम कहेंगे वर्क हार्ड। ठीक है, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और वो ये है कि स्टार्ट के बाद, चाहे स्टार्ट हो या स्टार्टेड हो, जब भी उसके बाद कोई वर्ब आएगी, जैसे वर्क है, वर्क क्या है, काम करना, तो जब भी स्टार्टेड के बाद वर्क आएगी, तो सॉरी वर्ब आएगी कोई, तो उसमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। ये हो, ठीक है। तो देन ही स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, यानी कि वो मेहनत करने लगा को अपने सपने को पाने के लिए। क्या था, फिर वो अपने सपने को पाने के लिए मेहनत करने लगा। हाँ, देन ही स्टार्टेड वर्किंग हार्ड टू, टू यहाँ पे अब टू लगा। जब हम मकसद बताते हैं कोई कि ये करने के लिए, वो करने के लिए, तो हम टू लगा देते हैं पहले। तो यहाँ पे लग गया टू
अब यहाँ पे चाहे तो पाने के लिए क्या दो, अचीव करना या अकम्प्लिश करना, एक अकम्प्लिश भी कर सकते हो, थोड़ा बड़ा शब्द हो जाएगा वो। तो अभी हम छोटे से ही चलते हैं, टू अचीव, अपने सपने को, टू अचीव हिज ड्रीम। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया आसानी से। तो बहुत, ये वाला पैराग्राफ काफ़ी अच्छा था, इसमें हमें काफ़ी चीज़ें जानने को मिली। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सबसे अच्छा तरीका है सीखने का। रूल्स अगर सीखेंगे ना तो वो बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो मतलब कभी नहीं सीख पाएंगे और दिमाग ख़राब हो जाएगा, आपको लगेगा कि कभी आप सीख ही नहीं सकते इंग्लिश। तो इसलिए मैं कहता हूँ रूल को नहीं पढ़ के हम ऐसे पैराग्राफ करेंगे, सीधे हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ।